तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये क्लास 11th फिजिक्स का पेपर हम इसलिए लेकर आए क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमें सेंड किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको ज़रूर सॉल्व कराएं उनके एग्जाम से। तो इसलिए हम इस पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम है आज तक ज़रूर देखें। टाइम हमें जितना भी लग जाए 15-20 मिनट 30 मिनट हमें नहीं पता, लेकिन पूरा पेपर A to Z हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, मज़ा आ जाने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे फोड़ के आना है फिजिक्स के पेपर में। क्लास 11 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्लियर, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए जिनका भी एग्जाम है यूके बोर्ड का। क्लियर, एंड शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलें, क्योंकि इसी तरह के पेपर्स 11-12 से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहला हमारा है एमसीक्यू। जितने सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं ना, आइए पहले सारे एमसीक्यू करते हैं। क्लियर, आइए सबसे फर्स्ट है हमारा कि इस वाले में ये जो नंबर लिखा हुआ है 864000, ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। क्लियर, कितने सार्थक अंक आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे टोटल 3 सार्थक अंक है। क्लियर, 3 सार्थक अंक है। चलिए, उसके बाद हमारा सेकंड है कि निम्न में से किन कोणों के युग्मों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। क्लियर, आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा जोड़ा है स्टूडेंट्स कोणों का जिसके लिए परास जो होगा वो समान होगा। क्लियर, यानी कि ऐसा थीटा का वैल्यू जिसके लिए आपका परास समान होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप देखिए, समझिए बात को कि अगर आप 50 डिग्री ले रहे हो थीटा और परास निकाल रहे हो, जो आ रहा है वही 75 डिग्री पर भी आए। क्लियर, समझ रहे हैं। अगर आप 40 डिग्री लेकर परास निकाल रहे हो वही 50 डिग्री पर भी आना चाहिए, ये मतलब हुआ। तो स्टूडेंट्स वो युग्म आपका कौन होगा, यही होगा। जिन युग्म को जोड़ने पर 90 आएगा वही आपका सही होगा। क्लियर, खत्म ये क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा तीसरा एमसीक्यू। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश में होंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। क्लियर, तो इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा, मैच करते रहिएगा। चौथा है हमारा किसी गैस के परम ताप का 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर को 4 गुना कर दिया 4 टाइम्स, तो स्टूडेंट जो वर्ग माध्य मूल वेग है यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये कितनी टाइम्स हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए 4 गुना कर दोगे ना, तो 4 गुना किया आपने, उसका रूट लो क्या आया, 2 आया ना, तो जो आपका वेग है वो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो सवाल को। ठीक है, एक कर दोगे टिक इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन I इंटू में अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका होता है टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट सही है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवा कि केपलर के ग्रह संबंधी गति के दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है भैया। क्लियर, ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा केपलर का दूसरा नियम है स्टूडेंट्स, यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है हमारा ये निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट्स आप मुझे ये कमेंट में कर दीजिएगा आंसर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में बताइए, अगर आपको नहीं पता आप कमेंट में कुछ भी ऑप्शन बता दीजिए, हम आपको राइट आंसर बता देंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रुदोष्म प्रक्रम में नियत रहता है। रुदोष्म प्रक्रम में क्या नियत रहता है स्टूडेंट्स, ताप, दाब, आयतन की उष्मा की मात्रा नियत रहती है। हमने रुदोष्म प्रक्रम ये सारा कुछ कवर कर दिया है। जो हमसे पहले से जुड़े, हमारा मेन चैनल क्या है, एजुकेशन शस्त्र है। एजुकेशन शस्त्र स्टूडेंट्स, क्या नाम है उसका, एजुकेशन शस्त्र।
क्लियर। इस चैनल पर हमने क्लास 11th का पूरा फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। क्लियर। हर एक इंपॉर्टेंट चीज, डेरिवेशन, आंकिक प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, हर एक चीज़ों को अच्छे से बता दिया है। क्लियर। तो रुदो स्पेक्ट्रम में हमने अच्छे से वहाँ पर बताया था कि ये ऊष्मा की मात्रा इसमें नियत रहती है, नहीं चेंज होता। जो ऊष्मा होती है वो फिक्स रहती है। क्लियर। उसके बाद हमारा आगे है, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपके इस पेपर में आते हैं यूके बोर्ड में। इस तरह के क्वेश्चन कि आपको अभिकथन देगा, अभिकथन, ठीक है, अजर्सन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और आपको एक रीजन देगा, यानी कि कारण। अजर्सन और रीजन दो चीजें आपको देगा। कहाँ दिया है अभी आपको बताते हैं ना, पहले समझिए। तो आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछेगा, आपको अजर्सन और रीजन देगा, यानी अभिकथन और कारण आपको पढ़ना है और समझना है कि क्या ये सही है, गलत है, और उस हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ABC। ठीक है, ABC, और एक और ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स D। ये देखो D। क्लियर। क्या है ऑप्शन में कि अभिकथन कारण दोनों सत्य है, और जो रीजन है वो असर्शन की व्याख्या करता है, कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है हमारा कि अभिकथन कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता सही एकदम। तीसरा ऑप्शन रहता है कि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चौथा है कि अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। तो आपको पहले देखना होगा कि अभिकथन क्या है और कारण पहले क्या है, ये देखना पहले। ठीक है, तो ये आपको आगे दिया गया है। देखिए आगे दिया है यहाँ पर, ये देखिए दिया है ना आपको भाई, ये वाला क्वेश्चन। अभिकथन आपको दिया और कारण दिया है आपको। पढ़िए तो एक बार पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे अभिकथन में लिखा है कि यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य नहीं किया जाता, वहां पर कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, विस्थापन ही 0 है स्टूडेंट्स, तो कार्य कुछ नहीं होगा, ये भी 0 होगा, यही बोल रहा है अभिकथन। क्या ये सही है स्टूडेंट्स? आपको कि बिल्कुल सही है। कार्य आप पढ़े होगे तो आपको कि बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर विस्थापन ही 0 है तो कार्य भी 0 ही होगा, कुछ नहीं। चलिए अगला कथन देखते हैं। अगला जो है वो कारण होगा कि ये जो चीज है उसका कारण बता रहा है क्यों। तो एक बार पढ़िए तो कारण सही है कि नहीं, कि किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण एवं बल की दिशा में उस पिंड द्वारा तय विस्थापन के गुणनफल को परिभाषित है। ठीक है, जो कार्य है वो बताया जा रहा है दूसरे वाले में कि कार्य आपका लगाने वाला बल और उस बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है उसका गुणनफल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कारण हमारा, और ये कारण भी हमारा सही है, ये गलत बात तो कह नहीं रहा है, यानी कि कारण भी सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों ही सही है, अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य है स्टूडेंट्स। तो ये तो ऑप्शन A और B में लिखा गया है एक ही बात, अभिकथन और कारण सत्य है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर B में भी लिखा है अभिकरण और कारण सत्य है। तो क्या टिक करें? आगे देखिए, आगे लिखा है कि क्या स्टूडेंट्स ये व्याख्या कर रहा है एक दूसरे की, जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या कर रहा है सही, तो आप ये करोगे टिक। अगर जो अभिकथन है और कारण है व्याख्या नहीं कर रहा है कारण अभिकथन का, तो आप स्टूडेंट्स ये टिक करोगे। ठीक है, तो हमारा देखिए व्याख्या कर रहा है। जी हाँ, सेकंड में हमें बताया गया है कि कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। पहले में बोल रहा है कि विस्थापन अगर 0 है तो कार्य 0 होगा, सही बता रहा है। यहाँ पर एक चीज बताया, ऐसा क्यों कार्य 0 है, क्योंकि विस्थापन 0 है। यहाँ पर विस्थापन हमने 0 रखा तो कार्य 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये व्याख्या कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप A टिक करके आएंगे। अगर जब कोई रिलेशन ही नहीं होगा, बात सही कह रहा है, अगर कोई रिलेशन नहीं होगा ना, कोई व्याख्या नहीं कर रहा होगा, तो आप B टिक करते। ठीक है, टिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसके आगे बता देना है कि कौन सा सही है, A सही है कि B सही है कि C सही है कि D सही है। इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और दिया है यहाँ पर, इसमें आपको अभिकथन दिया है और एक कारण दिया है। क्लियर, कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि सर्दी के एक ठंड दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ध्वनि की गति अधिक होती है। यानी कि कहा जा रहा है कि ठंडी के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में स्टूडेंट्स ध्वनि की गति अधिक होती है, यानी गर्मी में ध्वनि तेज दौड़ता है, ठंडी में नहीं दौड़ता तेज। ये है पहली बात, और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है ये। सेकेंड है कारण, ध्वनि का जो वेग होता है ना वो परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो ध्वनि है, साउंड, वह किस पे समानुपाती है?
परम ताप पे निर्भर करता है। और ये भी बात सही बोला गया है सेकंड में भी, ठीक है। चलिए अब ये व्याख्या कर रहा है, बताइए स्टूडेंट्स। जी हाँ, व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर भी ठंडी और गर्मी की बात किया जा रहा है। ठंडी मतलब कि तापमान स्टूडेंट्स क्या होगा, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा स्टूडेंट्स। तो ये समानुपाती है कि नहीं, समानुपाती है, मतलब ये अगर कम है तो ध्वनि की चाल भी कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी, व्याख्या कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें भी इसके आगे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे कि अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण सत्य और व्याख्या भी हो रहा है, ठीक है, सही एकदम। चलिए तो इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद आपकी थ्योरी वाले सवाल है 1 2 3 4 5 इस तरह के। देखिए फर्स्ट है आपका कि वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है वह क्या दिखाता है। देखिए वेग और समय ग्राफ अगर आप देख लिए ये इस तरीके से है, इसके बीच में अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, विस्थापन मिलता है, याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। क्लियर। तो एक हल्की वस्तु है, ठीक है, एक भारी वस्तु है, संवेग दोनों का समान है, ठीक है, संवेग दोनों का समान है, तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी बताइए। गतिज ऊर्जा क्या होती है, p² बटे में 2m होता है, सुना है आप सभी ने। जब इसमें संवेग समान है, क्लियर, तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, केवल द्रव्यमान पे। क्लियर, मत समझ गए ना, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे केवल निर्भर करेगी। तो हल्की वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, अगर द्रव्यमान हल्की वस्तु का कम होगा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिख देंगे, इसके हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा अधिक होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। और फार्मूला लिख दीजिएगा गतिज ऊर्जा का जो हमने अभी लिखवाया पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 नंबर के सवाल है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस सटीक आंसर लिख देना है 2-3 लाइनों में, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे तब भी सही है, कोई ज़्यादा कोई नंबर नहीं काटने वाला। नेक्स्ट देखते हैं कि एक पतली छड़ है, मास m है, लंबाई l है, इसके एक सिरे से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। एक छड़ है, मास इसका दिया है m, लंबाई दिया गया l, तो इसके एक अक्ष से, ये वाला अक्ष है एक सिरा, ये एक सिरा है, इसका पहला सिरा, इसके लंबवत अक्ष के परित आपको जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है, ठीक है, समझे। तो उसका फॉर्मूला याद होगा आई होप आपको, जो कि होता है ml² अपॉन में क्या होता है, बटे में ml² अपॉन में क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, लिख दीजिएगा पेपर में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, किसी देखिए किसी द्रव में बने हुए वायु के बुलबुले के भीतर अधिक दाब का सूत्र लिखना है, जो कि होता है आपका 40/r, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ गए आपके ना, जो कि पूछा गया है कि किसी गतिमान वस्तु की चाल और वेग में क्या अंतर है। आप सभी जानते होंगे कि वस्तु का जो चाल होता है वह दूरी परिवर्तन की दर के बराबर होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्टूडेंट जो चाल होता है वह 0 कभी नहीं हो सकता, लेकिन वेग 0 हो सकता है, यह अंतर हो गया। 2 नंबर 2 पॉइंट बता दिया हमने। नेक्स्ट है स्टूडेंट 7वां की 2 सदिश से ए और बी परिमाण रो का गुणनफल 12 है, यानी कि ए सदिश का परिमाण, ए सदिश और बी सदिश के परिमाण का गुणनफल 12 है। इसको लिख लीजिए कॉपी में, जो जानकारी दिया हो ना उसको पहले लिख लीजिए आंकिक प्रश्न को हल करते समय। अगली जानकारी दी है हमें कि ए और बी सदिश का अदिश गुणनफल इतना है, हमें इनके बीच की कोण निकालना है थीटा, तो ये आप नहीं निकाल लोगे स्टूडेंट्स नहीं निकाल लेंगे। अदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ये किसके बराबर है, 6√3 के बराबर है स्टूडेंट्स। ए बी का वैल्यू आपको पता है 12 है, रख दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ए बी का वैल्यू पता है, रख दीजिए स्टूडेंट्स। तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा में कर ये पूछा गया है, आपसे कहा जा रहा है कि आप सदिश गुणनफल करिए, A क्रॉस B ज्ञात करें। तो आप सीखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो आप सर्च कर लीजिए, हमने ये अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल पूरा बताया अच्छे से, क्या होता है कैसे करते हैं, सीख लीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया घर्षण एक आवश्यक बुराई है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का 4 लाइन में उत्तर करना है आपको। घर्षण क्या है आप सभी जानते हैं, बताइए।
आवश्यक बुराई का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि ये जरूरी भी है और ये गलत भी है। मतलब कि आप घर्षण हमारे लिए जरूरी भी है, आवश्यक भी है और ये थोड़ा बुरा भी है घर्षण। आपको बस ये बताना है, एक्सप्लेन करना है इसी बात को। जैसे हमने कह दिया कि स्टूडेंट्स आपका दोस्त अच्छा है और बुरा है, तो आप क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे कि नहीं ये ज़रूरत में मदद करता है, ठीक है, बहुत जगह मेरी हेल्प करता है, पढ़ाई में खेल कूद में मेरे साथ हमेशा रहता है। और बुराई, ये अच्छा और बुरा है आपका दोस्त, बुरा आप कहोगे कि ये झगड़ता बहुत है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, इस तरह एक्सप्लेन करोगे ना। उसी तरह घर्षण के बारे में बताइए ना कि ये जरूरी है, क्यों जरूरी है चलने के लिए। कोई वस्तु अगर बहुत चल रहा है तो वो रुकेगा ही नहीं अगर घर्षण नहीं है, इसलिए ये आवश्यक है। बुरा क्यों है, बुराई इसलिए है कि कोई भारी वस्तु है उसको एक से दूसरी जगह ले जाने में बहुत कठिनाई होगी अगर घर्षण बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी नहीं लेकिन जरूरी भी है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है, अपने शब्दों में कर दीजिएगा दिल से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट से आप क्या समझते हैं ये बताना है स्टूडेंट्स, क्लियर। ये सब आप देख लीजिएगा जरूर से। रेखी गति में तीनों समीकरण के संगत घूर्णी गति के तीनों समीकरण लिखिए। आपको रेखी गति में समीकरण जो होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर अरे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये भी लिखना है। और दूसरी तरफ आपको स्टूडेंट्स क्या लिखना है, घूर्णन गति में जो समीकरण है आपका, ठीक है, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल, ठीक है, प्लस में क्या होता है अल्फा टी, इस तरह दूसरा तीसरा लिख दीजिए, बस क्लियर। नेक्स्ट है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बता दीजिए, ये भी हमने पढ़ाया है अच्छे से। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल देखिए पूछा गया है, आपको विकृति दिया है, एक तार में इतना की विकृति है, इतना का प्रतिबल है, यंग पदस्थता गुणांक पूछा है आपसे। यंग पदस्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे में विकृति होता है, जो कि आपको दिया ही है, बस रख दीजिए आंसर आ जाएगा। प्रतिबल बटे विकृति रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। उस नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये सब सभी जानते, प्रथम नियम, द्वितीय तृतीय शून्यांक, ये पढ़ लीजिएगा जरूर से, क्लियर। फिजिक्स में तो केवल द्वितीय नियम तक आपको पढ़ना है, तृतीय नियम नहीं है ही नहीं स्टूडेंट्स। आप और हमने कवर भी किया है ऊष्मागतिकी के नियम, एजुकेशन शास्त्र आप पढ़ लीजिएगा जरूर से, प्रथम द्वितीय शून्यांक सब अच्छे से बताया है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, और ये न्यूमेरिकल की हमने न्यूमेरिकल भी करा है, ऐसा मत कहिएगा, जो हमसे जुड़े हैं वो जानते होंगे, न्यूमेरिकल भी हमने कराया है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का, और ये वही में से फंसा है न्यूमेरिकल जो हमने कराया है। नेक्स्ट है कि किसी कण का स्वतंत्र कोटि क्या है, ये सब हमने कवर कर दिया। स्वतंत्र कोटि एजुकेशन शास्त्र 4-5 मिनट में आप पढ़ लोगे अच्छे से, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे चीज़ों को हल करके जाइएगा पेपर में, आधे से ज़्यादा चीज़ें फंसेंगी आपके पेपर में, ठीक है, जरूर से। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको तरंग दैर्ध्य दिया है 2 तारों का, ठीक है, एक तार का तापमान दिया, दूसरे तार का पूछ रहा है, क्लियर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अगर पहले तार का तरंग दैर्ध्य ये है, तापमान ये है, तो ये बराबर होगा दूसरे तार के तरंग दैर्ध्य और दूसरे तार के ताप के। ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपको देखिए तरंग दैर्ध्य तो पता ही है, पहले तार का भी दूसरे तार का भी। पहले तार का तापमान पता है 6000 केल्विन, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा 4800 केल्विन आ जाएगा, मैच कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, विस्थापन, ग्राफ वगैरह, ये सब तो देख रखा है हमने, ठीक है। आवर्तकाल का व्यंजक, ये सब हमने आवर्तकाल वाले टॉपिक में चैप्टर जब शुरू हुआ था हमारा, तो हमने अच्छे से बताया था आपको, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एकदम बेस्ट तरीके से आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ लीजिए, कॉपी पेन से, जहाँ से भी आप प्रेफर करें, लेकिन अच्छे से अगर आपको समझना है, जिससे कि आपको रटना ना पड़े चीज़ें। अगर आप समझ लोगे तो आपको ये सब कुछ रटना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपके लिए इजी हो जाएगा, बस हम इसलिए कह रहे हैं, क्लियर। सरल आवर्त गति एजुकेशन शास्त्र टाइप करके आप जरूर देख लें इन सभी चीज़ों को। लेटेस्ट वीडियो 11th क्लास 11th जब हमने स्टार्ट किया था 2025 में, अच्छे से कवर किया पूरा, उसमें हमने
प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सरल आवर्त गति हमने पढ़ाया भी है, सर्च करके भी आप देख सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है और वहीं से ये चीज़ें पूछी गई हैं और कहीं से नहीं। बाकी ये सब डेरिवेशन अब स्टार्ट हो गए 3-3 नंबर के, तो जितने भी डेरिवेशन है सब पढ़ लेना है आपको। क्लियर, सर्च करके पढ़ सकते हैं, हमने भी ये पूरा बताया ही हुआ है। जो भी हमने डेरिवेशन बताया सब, ये सब कहाँ से आए, उसी में से ही आए। गति के समीकरण निकालो कलन विधि से, ये हमने बता रखा है इंपॉर्टेंट वीडियोस में। इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हमने शुरू किया था 11th फिजिक्स का, वही में से फंसा है। प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है डिस्टेंस, ये सिद्ध करना है, ये भी हमने बता रखा है। क्लियर, न्यूटन का गति का दूसरा नियम लिखिए, और ये क्वेश्चन पूरा हमने एक्सप्लेन किया था न्यूटन के गति के नियम में। गति के नियम में आप पढ़ेंगे, हमने 10 मिनट में वीडियो बनाई थी, तीनों नियम अच्छे से बताया था, और ये क्वेश्चन हमने कहा था आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, और ये हमने कराया भी था उसमें। ठीक है, देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, एक एक करके जो आपने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा सर्च करके। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, उसके बाद है कोणीय संवेग क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी हमने कराया ही है उसमें वीडियो में, कोणीय संवेग के। ठीक है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग क्या है देख लीजिएगा अच्छे से, हमने पलायन वेग भी पूरा कवर कर दिया है 10 से 12 मिनट में। स्टोक का नियम भी 10 से 15 मिनट में पूरा ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपका खत्म कर दिया है हमने, सब पहले से कवर है, बस आपको हम बता दे रहे हैं कि आप अच्छे से देख लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक नहीं किया है आपने। ठीक है, तैयार। बाकी एक न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में हमने ये सॉल्व कराया है, सेकेंड पार्ट वाले न्यूमेरिकल फिजिक्स की, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और एक और डेरिवेशन यहाँ पर आ गया और में करके, ये भी हमने डेरिवेशन कराया है। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध 1, 2, 3, 1:2:3 होता है, ये भी हमने कराया है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक न्यूमेरिकल और आ गया, ये भी वहीं से आया है। अरे क्या बताया आपको, सेकेंड फिजिक्स न्यूमेरिकल एक वीडियो में हमने कराया है, उसी में से ही ये क्वेश्चन आया है। डिस्टेंस, आवृत्ति, दोलन काल, आयाम सब हमने करवाया था न्यूमेरिकल, लास्ट वाला न्यूमेरिकल यही इसी तरह करवाया था हमने। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा जरूर से। क्लियर आप सभी को। चलिए क्या पूछा गया, आयाम, आयाम आपका ये होगा 0.6। ठीक है, आवृत्ति डिस्टेंस, आवृत्ति हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें देखिए यहाँ से 50 पाई जो लिखा हुआ है ना, ये ओमेगा है 50 पाई, और इसको बराबर करेंगे 2 पाई एफ के, तो यहाँ से एफ आप निकाल लोगे क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। ये 50 दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो आवृत्ति है वो 25 हर्ट्ज आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आवृत्ति मिल गई, तो दोलन काल कैसे मिल जाएगा स्टूडेंट्स, दोलन काल यानी कि टी जो कि होता है आवृत्ति का उल्टा, जी हाँ, यानी कि 1/25 सेकेंड दोलन काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बता दिया हमने। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे कवर करके जाना है। बर्नौली का नियम प्रमेय जो है ये भी बहुत अच्छे से आपको हमने कराया है, आप देख लीजिएगा जरूर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल आता है। ठीक है, बाकी सरल लोलक का देखिए आवर्तकाल आ गया कि नहीं, यही सब आते हैं हर एक पेपर में, जो कि हमने पहले से पूरा कवर किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा जरूर से बुक से। चलिए आगे देखते हैं, आप वीडियो एंड करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको एक पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़िए, टाइम है आपके पास, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विमाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो विमाओं का उपयोग किसी समीकरण के अनुक्रमानुपाती स्थिरांक का मान ज्ञात करने में नहीं किया जाता। शुद्धता ज्ञात करते हैं हम सभी, मात्रक परिवर्तन करते हैं हम सभी, संबंध हम निकालते हैं, लेकिन स्थिरांक का मान थोड़ी पता चलता है, नहीं पता चलता। उसके बाद सेकेंड है, दो भौतिक राशि है, इनकी विमाएं अलग अलग हैं, तो कौन सा ऑपरेशन सार्थक है, यानी कि सही है, कौन सा ऑपरेशन सही कर रहे हो, विमाएं अलग अलग है दोनों की, ध्यान रखना। तो कौन सा कार्यक्रम सही है, क्या दोनों को जोड़ना सही रहेगा, क्या दोनों को घटाना सही रहेगा, कि दोनों का क्रॉस गुणनफल सही होगा। तो स्टूडेंट्स दोनों का क्रॉस गुणनफल सही होगा। जैसे बल, और जैसे आप देखते होगे ना, एक कोणीय बल आघूर्ण का फॉर्मूला जो कि होता है F R × F, यहाँ पर देखिए ये है आपका त्रिज्या
जो कि जिसका बीमा होता है एल और बल का बीमा कुछ और होता है, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हम नहीं करते? करते हैं। ये ऑपरेशन सही करते हैं कि नहीं? हम सभी ऑपरेशन करते हैं, ये सभी हम सभी, ठीक है। गुणनफल करते हैं, सदिश गुणनफल हम सभी, ठीक है। तो यही हमारा सही होगा। कभी आप लंबाई को बल से जोड़े हो? नहीं जोड़े हो ना, कि 5 मीटर को 10 न्यूटन से जोड़ो, नहीं ना, ये जोड़ने घटाने वाला चीज़ नहीं होता, गुणनफल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, अलग अलग विमा वाली राशियों के बीच में, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको नेक्स्ट है कि दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का जो समीकरण है हमारा, ये वाला विमी विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है, यानी कि विमी रूप से सत्य है, आपको ये देखना है। कैसे करेंगे आप सभी जानते होंगे, एक तरफ विमा निकालो, दूसरी तरफ विमा निकालो, अगर दोनों बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका ये सही है विमी रूप से, ठीक है। बस ऐसा ही करना होता है। नेक्स्ट है कि किन्हीं दो भौतिक राशि का नाम बताना है जिसकी विमा स्टूडेंट्स ये होती है, आपको बताना है कौन सी भौतिक राशि है जिसकी विमा हमारी ये होती है, ठीक है। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? एक दाब होगा, दाब और प्रतिबल, दाब और प्रतिबल का विमा यही होता है, ठीक है। फिनिश स्टूडेंट्स, ये पेपर आपका फिनिश। आप सभी ने कमेंट किया, बताया, हमें सॉल्व करने के लिए कहा, तो टाइम निकाल कर हमने आपके लिए ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कराया हमने, क्योंकि डेरिवेशंस है, आपको ही करना होगा। कुछ थ्योरी जो कि हमने आपको कहा कि आप देख लीजिएगा, बाकी MCQ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई, डायरेक्शन में बता दिया कि अगर आपको कवर करना है तो आप अच्छे से सर्च करके हमारे चैनल का नाम जोड़ के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हमने भी बेस्ट तरीके से पढ़ाया है ये सारी चीज़ें। चलिए तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता के जाएँ, क्लियर। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछे ज़रूर से, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपके कहने पर हमने वीडियो बना दी तो क्या रिप्लाई नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, लाइफ के साथ साथ एग्ज़ाम में भी मचाते रहें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।